हेलो फ्रेंड्स, जिफी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लगातार मेरे वीडियोस पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, प्लस आप लोग जो मुझे लाइक कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये मुझे एक मेरा मनोबल बढ़ाता है कि हाँ, मैं नया कुछ करने के लिए आप लोगों को जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने एक जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, उसके पेपर को एनालिसिस करने की, इसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं MPSI के 4 सितंबर को जो पेपर हुआ है, दैट इज़ ऑन 4 सितंबर, उसका पेपर मैं आज लेके आया हूँ, वो भी सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि क्वेश्चन हुए थे 30, पर मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। पैसेज के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, पैसेज को छोड़कर सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मली वेलकम कर लूँ जिफी एजुकेशन में। आपकी क्लासरूम है, एनी टाइम एनी वेयर। माइडस इंग्लिश एकेडमी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी का ये एक वेंचर है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था दोस्तों, मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इसमें लिखा है यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। मतलब उसने एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंस लिया है, प्लीज लगाया है कि क्या इस जार को आप उस कपबोर्ड, जो एक कपबोर्ड मतलब अलमारी जैसी बनी हुई है, उसमें रख देंगे। अब ऑप्शन हमारे पास 4 थे, वुड, मे, शुड और माइट। हमें ये देखना था कि कौन सा आंसर लगाएंगे। अब चूंकि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास में एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट में चला जाता है, माइट संकोच में चला जाता है। अब ना तो वो संकोच कर रहा है, ना वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर रहा है। शुड नैतिकता या मोरालिटी को ज़्यादा बात करता है, ये मॉरल अप्रोचेस पे ज़्यादा काम करेगा। लेकिन वुड एक पोलाइट सेंटेंस होता है जब हम किसी व्यक्ति से किसी काम को अच्छे से पूछते हैं या काम करने की परमिशन लेते हैं, या हम पूछते हैं खासकर वुड। तो वुड ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो फिट भी हो रहा है इसमें, और एब्सोल्युटली जो व्यापम ने आंसर की प्रोवाइड की है उसमें वुड आंसर ही है और ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। I dash get into these trousers anymore. They are far too small for me. एक बंदा जो है वो कह रहा है कि बहुत मुश्किल होगी मुझे अपने आप को इस ट्राउज़र में फिट करने में, अब ये बहुत छोटे हो गए हैं। मतलब ट्राउज़र होगा, वो बंदा थोड़ा तगड़ा या मोटा हो गया है, अब उस ट्राउज़र्स को पहन नहीं सकता। वो कह रहा है मुश्किल है मुझे इसको पहनने में, इसका मतलब मैं इसे नहीं पहन पाऊंगा। मॉडल सेंटेंस है, नहीं पहन सकता, क्योंकि ये ट्राउज़र्स छोटे हो गए हैं। तो आंसर वो नेगेटिव में बोल रहा है, मैं इसे नहीं पहन पाऊंगा। और ऑप्शन देखिए, ओड टू एक पॉजिटिव आंसर है, मस्ट एक पॉजिटिव आंसर है, कैन एक और पॉजिटिव आंसर है। केवल कैन नॉट या कांट एक मात्र ऐसा सेंटेंस में ऑप्शन था जो नेगेटिव पर बेस्ड था। दोस्तों, केवल यही एक आंसर था, वैसे भी ये पुट हो सकता है। और कैन नॉट नेगेटिव सेंटेंस की जरूरत थी और तीनों ऑप्शन पॉजिटिव थे, इसलिए थर्ड आंसर अपने आप ही करेक्ट हुआ। Changing the course of the river dash cause serious environmental damage to the whole valley. यदि हम नदी के बहाव को मोड़ेंगे तो ये एक सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। अच्छा, होगा ही ये कहना मुश्किल है, नदी के बहाव को मोड़ने की बात है, वाकई चीज़ें खराब ही होंगी, सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज होगा, हो सकता ना भी हो, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस आंसर में। लेकिन नॉट यहाँ लिखा है, कैन नॉट और माइट नॉट, मतलब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कभी नहीं हो सकते क्योंकि वो नेगेटिव पे थे। हमारे पास केवल फर्स्ट और सेकंड ही ऐसे ऑप्शन है जो हम लगा सकते हैं। अब होगा ही ये भी कहना मुश्किल है, अगर हमने नदी के बहाव को मोड़ लिया तो वाकई एनवायरमेंटल डैमेज होगा ही, ये एक सीरियस कंसर्न है। हो सकता है कि उससे कुछ पॉजिटिव भी मिल जाए, लेकिन नेगेटिव ही मिलेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आंसर लिखने वाले ने इसको मस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देकर वुड को इंपॉर्टेंस दी। दैट इज द रीजन व्हाई वुड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, ये एक प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। द डोर ओपनड, दरवाजा खुला, एंड द नर्स केम डैश द रूम, और दरवाजा खुला और नर्स कमरे में आई। केम इन नहीं, केम इनटू, जब कोई एक्शन अंदर की तरफ, भीतर की तरफ हो, मतलब एक्शन, जब भी हम एक्शन इनसाइड या एक्शन इनवर्ड करते हैं, एक्शन इनसाइड मतलब अंदर की तरफ,
भीतर की तरफ होने वाले एक्शन को हम दिखाएं तो हमारे पास होता है इनटू का यूज, ना कि इन। ऑफ तो वैसे भी दूर हो जाएगा, बियॉन्ड मतलब परे, ये भी कोई मीनिंग का आंसर यहाँ पे नहीं फिट हो सकता। सिर्फ इनटू इज द राइट आंसर है, दैट इज द रीजन व्हाई आंसर इज इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। There was a serious series of explosions and the van dash burned dash flame. कुछ एक्सप्लोजन्स हुए हैं, काफ़ी सारे बम धमाके हुए हैं और जो वैन थी वो बर्स्ट हुई, मतलब फूट गई और उसमें आग लग गई। अच्छा, बर्स्ट वर्ड के साथ ना हमेशा हमें इनटू का यूज़ करना चाहिए, जैसे फूट जाना, बर्स्ट इनटू, फूट कर आग लग गई। जैसे कोई व्यक्ति फूट फूट कर रोता है तो भी हम बोलते हैं शी, जैसे मैंने कहा वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी तो मुझे बोलना पड़ेगा शी बर्स्ट इनटू, BURST, बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो फूट फूट कर रोने लगी। तो हम यहाँ पे बर्स्ट के साथ वैसे भी किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो बर्स्ट फॉर नहीं, बर्स्ट फ्रॉम नहीं, बर्स्ट इनटू, सॉरी बर्स्ट इनटू इज द राइट आंसर, बर्स्ट टू इज द रॉन्ग आंसर, दैट इज द रीजन। फूट फूट कर या फूट जाना, बर्स्ट हो जाना, दैट इज बर्स्ट इनटू। The good thing about exercise is that it burns dash कैलोरी, मतलब एक्सरसाइज करने के कुछ फ़ायदे हैं, उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपकी कैलोरीज को ये बर्न कर देता है। अच्छा, जलाकर ख़त्म कर देना, बर्न का मतलब सिर्फ जलाना ही नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका शरीर का पसीना बहता है तो वो भी कहते हैं कि फैट बर्न हो रहा है। अब फैट बर्न्स इनटू फैट जो है वो बर्न हो जाता है, कैलोरीज हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो बर्न करके, बर्न्स इनटू कैलोरीज मतलब बर्न्स, जो बर्न्स वर्ड आया इसको जला देता है, ख़त्म कर देता है। और जब हम किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को हटाते हैं, सेपरेट कर देते हैं या सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए दोस्तों एक वर्ड हमेशा याद रखिए जो प्रीपोजिशन में आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज ऑफ। सेपरेशन हमेशा ऑफ को दिखाता है। बर्न्स इनटू नहीं, क्या जला के कुछ अंदर करने वाला नहीं है। बर्न्स टू क्या, बर्न्स फ्रॉम नहीं, बर्न्स ऑफ कैलोरीज, क्योंकि ये कैलोरीज को जला देता है, खत्म करता है। तो बर्न्स के साथ ऑफ, ऑफ का यूज हमेशा याद रखिए। कहीं पर भी किसी चीज़ से हम किसी चीज़ को हटाएंगे तो हमेशा ऑफ का ही यूज होता है, इसलिए वो जला के खत्म कर देता है, या एक्सरसाइज को वो करते हुए आपके फैट को खत्म करता है, इसलिए। द बेल रिंग डैश रेगुलर इंटरवल्स डैश द डे, जो बेल थी रेगुलर बेसिस पे, एट रेगुलर बेसिस, कभी भी और किसी तरीके से तो वर्ड यूज़ नहीं होता। अगर एक वक्त पे ये काम हुआ, फिर मान लेते हैं हर एक रेगुलर इंटरवल पे काम हो रहा है, पहले 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, तो हर एक सीरीज में हम देखेंगे 2 आवर्स का डिफरेंस आने लगा सपोज। तो हम बोलेंगे द बेल रिंग एट रेगुलर, इन रेगुलर नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन में इन, ऑन, फॉर तीनों ही गलत थे। एट रेगुलर इंटरवल्स, पर्टिकुलर एक टाइम के बाद वो बेल बज जाती थी, तो एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द डे, पूरे दिन भर, जितने देर तक वो काम होता था। थ्रू मतलब पूरे दिन भर, यहाँ थ्रू शब्द का यूज होगा पूरे दिन भर में, जब तक वो काम होता है, हर 1 घंटे के बाद या हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बेल बज जाती है, दैट इज द रीजन। एट और थ्रू ही आंसर था। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पॉट द एरर, इसमें हमें गलतियां ढूंढनी है, सेंटेंस में गलत कहाँ है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज, जो सबसे अच्छी मैरिज इसके बारे में कहा गया है, वुड बी एन यूनियन ऑफ। दोस्तों यहाँ पे एन और यूनियन, यूनियन वर्ड का उच्चारण, ये इट्स नॉट अ वॉवल वर्ड, ये वॉल वर्ड नहीं है। यूनियन वर्ड जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट शब्द के पहले कभी भी एन का यूज़ नहीं, बल्कि हमेशा ए का यूज़ करना चाहिए, जबकि वॉल के पहले हमेशा एन लगाते हैं। अब यहाँ पे यूनियन वर्ड चूंकि कॉन्सोनेंट वर्ड है तो एन तो कभी आ नहीं सकता था, दैट इज़ अ रीज़न। ये आंसर गलत हो गया। वुड बी अ यूनियन ऑफ, ना कि एन यूनियन ऑफ, दैट इज़ अ रीज़न। यहाँ एन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था ए। चलिए आगे देखते हैं। A man is the only creature that is endowed with the faculty of reasoning. केवल मनुष्य, इंसान, मतलब जितने भी दुनिया में प्रजातियां हैं उसमें मनुष्य ही एकमात्र प्रजाति है जिसके पास रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग या सोचने की क्षमताएं हैं। बाकी कोई जानवर उस तरीके से नहीं सोच सकता जैसे कि इंसान। तो जब हम, दोस्तों एक बात याद रखिए, यदि कभी भी कॉमन नाउन, यदि हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं और उसका प्रयोग हम व्यापक अर्थों में करें, उसका प्रयोग कभी भी हम व्यापक अर्थों में करते हैं, तो उस कॉमन नाउन के पहले किसी भी
आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस एरर में यही गलती है, मैन के पहले जो ए लगाया गया है यहाँ से ए हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थों में सभी मनुष्यों के पास सोचने की क्षमताएं होती हैं, इसलिए हम मैन के पहले ए यूज़ नहीं या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मतलब मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे मैन का जो यूज़ है हमने वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया, और सभी मनुष्य जो है वो सामाजिक होते हैं, यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। या मैंने कहा मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य जो है वो नश्वर है, मॉर्टल है। अब मॉर्टल मतलब सभी मनुष्य जो है वो नश्वर हैं, यहाँ भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सेम सेंटेंस ये भी, यहाँ भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ क्रिएचर्स। देखिए कितनी बड़ी गलती लिखी है, यहाँ लिखा है आर्टिकल ए, यहाँ लिखा है क्रिएचर्स मतलब प्लूरल। हम जानते हैं कि आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होने चाहिए, यहाँ पे उसने आर्टिकल्स के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ कर दिया, इसी वजह से सेंटेंस गलत हो गया। क्रीचर्स की जगह क्रीचर होता तो सेंटेंस सही हो जाता, इसलिए आंसर गलत था। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ यू हैड वॉर्न मी, अगर तुमने मुझे पहले वॉर्न या बता दिया होता, आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट द पार्टी, तो मैं तुम्हारे फादर को इस पार्टी के बारे में नहीं बताता। अब ये सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में भी ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, और अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इफ़ के साथ हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड नॉट हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों, इसी वजह से इसका आंसर नो एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ही विल आस्क मी फॉर हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम, नो एरर। बहुत इजी क्वेश्चन, दो बार एक ही सेंटेंस में दो बार विल का यूज नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं, इसके पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बार बार यह आंसर समझाया है कि यदि किसी वाक्य में दो बार विल का यूज हो, यहाँ पहले भी विल आ रहा हो प्लस आगे सेंटेंस यहाँ भी विल आ रहा हो, तो दो बार विल नहीं लगाते, हमेशा उस विल को हटा देते हैं। ये वाला विल यहाँ से हटेगा जो भी विल किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे यहाँ लिखा है इफ, और ये विल किसी कंजंक्शन से जुड़ा है इसलिए गलत हो गया। दैट इज द रीजन यहाँ से विल हटना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वॉज द रॉन्ग आंसर। अंटिल एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ एक नॉट हम देख रहे हैं इसी क्लॉज में। दोस्तों अंटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल है। ये तो स्पॉट द एरर में सीधे देखकर ही एरर निकालने वाला सेंटेंस था, इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अंटिल कभी भी, अंटिल, अनलेस, डिनाइड, फॉरबेड, रिफ्यूज, इन सभी शब्दों के बाद प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, इन सभी शब्दों के बाद दोस्तों कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। दैट इज द रीजन ये सेंटेंस गलत था। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैव फ्लेड, मतलब वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही रॉबर्स जो थे वो सामान लेकर भाग गए। मतलब एक घटना घटित हुई उसके बाद एक और घटना घटित हुई, तो जो घटना घटित हुई उसके पहले वाली घटना, एक घटना ऑलरेडी, ये तो सेंटेंस वैसे भी पास्ट में है, तो पास्ट में बाद वाला भी लिखा है, पास्ट में पहले वाला भी लिखा है। और जो घटना पहले घटित होती है, जो घटना पहले घटित होती है, जो घटना बाद में घटित होती है, तो इसमें जो प्रीवियस घटना है उसके समझने के पहले सारा सामान लेकर रॉबर भाग गए। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाना चाहिए, और यहाँ पे एरर में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लिया गया। हैव के जगह पर अगर यहाँ पर हैड होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। दैट इज द रीजन ये आंसर गलत था। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड जैसा हमने देख लिया, आगे देखते हैं। इट हैव बीन, ओ हो, यही गलती देखिए, इट के साथ क्या लिखा है, हैव। इट इज अ सिंगुलर वर्ड, इट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब या नाउन का यूज होता है। इट के साथ कभी भी हैव नहीं बल्कि हैज। इट वॉज, इट वॉज, इट इज, मतलब कभी भी हैव नहीं आ सकता, वर नहीं आएगा, वो आर नहीं आएगा। यहीं पे सेंटेंस देखते ही गलत ढूंढने वाला सेंटेंस था। दैट इज अ रॉन्ग।
सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। नरेशन पे क्वेश्चन है ये। नरेशन दोस्तों हम जानते हैं, नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिपोर्टिंग को चेक करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है सेट टू देखकर, और रिपोर्टेड क्वेश्चन पे बेस्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई से शुरू हुआ है। हमको सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन पूछा है तो सेड टू वर्ड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में आस्क्ड यहाँ भी है, आस्क यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और फोर्थ ऑप्शन में भी है। यहाँ तक तो सेंटेंस सही चेंज हुआ है। द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी उन्होंने बिल्कुल सही लगाए हैं सभी जगह पे। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम कभी भी दैट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जिस शब्द से रिपोर्टेड शुरू हुआ उसी शब्द का यूज़ करेंगे। तो वाई यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। पर अंदर सेंटेंस हम देखेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, तो इसे बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। अब हमें यह देखना है कि आर यू वर्किंग की जगह पर आर वाला सेंटेंस वर में कहां बदल रहा है, और चूंकि यू है वो स्टूडेंट के बेस पर लिखा गया, तो यहां यू जो है वो ही में बदल जाएगा, और आर जो है वो वॉज में बदलना चाहिए। और ये सेंटेंस यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो ही हो जाएगा। इसका मतलब ही वॉज ढूंढना पड़ेगा। ऐसी कौन से सेंटेंस है जिसमें ही वॉज लिखा है? इसमें लिखा ही हैज़, प्रेजेंट का प्रेजेंट में बदलता नहीं है। यहाँ लिखा है इज ही, ये भी नहीं बदलेगा। ही हैड, ये है ज़रूर पास्ट, लेकिन परफेक्ट पे चला गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चला गया, और ये लिखा है ही वॉज, फोर्थ ऑप्शन। दैट इज द रीजन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। मदर सेड टू द चिल्ड्रन आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। मदर ने बच्चों को कहा है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि आग के साथ मत खेला करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नॉट टू प्ले नेगेटिव और इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अपने खुद के पैटर्न होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बदलेगा। सेड टू को उन्होंने सबसे पहले टोल्ड में कन्वर्ट करना है। टोल्ड यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इतनी जगह तो सही है। ऑब्जेक्ट भी सभी जगह लगा दिया उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास को हमेशा दैट से कन्वर्ट करते हैं। यहां हम देख लेते हैं दैट, 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 दैट। आई हैव ऑफन टोल्ड यू, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, और यहां से है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट को हमको पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस कितने हमको ये चेक कर लेते हैं। यहां लिखा है शी हैज़, यहाँ लिखा है शी हैड, यहाँ पर भी ये थर्ड ऑप्शन में शी हैड, और फोर्थ ऑप्शन में शी हैव। तो ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, शी हैड और शी हैड ऑफन। अभी आई हैव ऑफन टोल्ड यू प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यहाँ पे लिखा है बीन और टेलिंग, ये कंटिन्यूअस में भी बदल दिया उन्होंने, ये अपने आप ही गलत हो गया दोस्तों। आंसर इज थर्ड, अपने आप ही सही हो रहा है। इसमें हमें इस सेंटेंस को फ्रैंकली स्पीकिंग अगर एग्जाम में आता तो हार्डली 20 सेकेंड लगते या 15 सेकेंड लगते इस आंसर को ढूंढने में। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट स्पीच, वंस अगेन नरेशन। नीता आस्क, पूछा नीता ने मीना से, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, आपने साउथ पोल में क्या देखा। आस्क है, पूछा हुआ सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, तो व्हाट से, व्हाट के क्वेश्चन है तो व्हाट से ही बनेंगे। लेकिन डिड यू सी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल, और हम जानते हैं पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब हमको ये चेक करना है डिड यू सी पास्ट परफेक्ट कितने हैं इसमें, ये देखते हैं। शी सॉ, शी हैज, शी हैड, डिड सी, ये तो डिड वहीं का वहीं हो गया। हैड परफेक्ट में गया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट शी सॉ, ये सिंपल पास्ट, ये भी गलत हो गया। ये दोस्तों हैड, हैड और सीन, ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट यहाँ पे शी हैड सीन, सीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिड यू सी बदल गया हैड सीन में। दैट इज द रीजन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, पहचानना भी आसान है। हैज के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगी हुई है, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमें इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब हैज बीन वाले सेंटेंस को सिर्फ हैज या हैव में कन्वर्ट किया जाएगा, बीन हटाना है, यही हमारा ऑप्शन है। हमें वो सेंटेंस चेक करें जिसमें बीन ना हो, और हैज बीन है तो सेंटेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही होता है, क्योंकि एक्टिव या पैसिव वॉइस में टेंस का चेंज हम नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कितने सेंटेंस में पास्ट टेंस लिखा है, कितने सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस लिखा है, तो ये चेक कर लेंगे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ये प्रेजेंट पे ही लिखा है।
गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड ये गलत हो गया, गवर्नमेंट वॉज लॉन्चिंग ये कंटिन्यूस में चला गया, और हैड बीन लॉन्चिंग ये भी गलत हो गया। दोस्तों इस ऑप्शन में सिर्फ यहीं से आंसर एक ही बार में मिलता है। अगर आपको ट्रिक पता है कि प्रेजेंट प्रेजेंट में ही बदलते हैं, हैज़ हैव हैज़ में ही बदलने वाला है, हैड में नहीं बदलेगा, बीन हटाना है, एक बार में ही आंसर निकालने वाला सेंटेंस। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, वंस अगेन ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और आर दे रिसीविंग से पता चलता है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। अब कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस भी कंटिन्यूअस में ही चेंज किए जाते हैं। अब हमें ऐसे सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कंटिन्यूअस के पैसिव हो। कंटिन्यूअस का पैसिव हम जानते हैं बीइंग शब्द का यूज करा जाता है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे हमारा लगा होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट पे है, तो या तो इज या एम या आर, तीन में से कुछ एक होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हैज, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, तो और आर वाले सेंटेंस, इज एम आर वाले सेंटेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदलता है, तो हैज से तो बदलेगा नहीं, ये गलत हो गया। हैव से भी नहीं बदलेगा। हाँ, अब दो चीज़ हो सकती है, या तो इज होगा या आर होगा। अब आगे देखते हैं, बीइंग लिखा है, सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ देखिए चीफ गेस्ट सिंगुलर होते हैं और चीफ गेस्ट प्लूरल नहीं होते हैं, जबकि चीफ गेस्ट यदि प्लूरल होते, गेस्ट की जगह गेस्ट्स होता, तो ये आर सही होता है, लेकिन चीफ गेस्ट तो सिंगुलर है, इसलिए आंसर इज हो गया। दैट इज द रीजन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट पैसिव वॉइस ढूंढना है। विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है, विल लिखा हुआ है, मीट लिखा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस। अब हमें ऐसा देखना है जिसमें विल के साथ, जब हम एक्टिव वॉइस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो पैसिव में हम ऑर्डिनरी सी बात है, विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो सेंटेंस अपने आप सही होगा। हम ये देख लेते हैं, यहाँ कुड भी है, सेंटेंस गलत है क्योंकि विल में ही बदलने वाला है, ये है विल बी। ये कैन बी गलत है, शुड बी गलत है, सिर्फ विल बी। और ऑप्शन 4 में से एक आंसर अपने आप में मिल जाएगा, तो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड अपने आप ही सही है। इसमें देखना है विच इज चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो दोस्तों आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ें, आंसर एक ही बार में मिल जाएगा। मैं आपको इसके पैटर्न को समझा दूंगा कि कैसे निकालना है, लेकिन आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, पॉज करके स्लाइड को फिर आंसर पढ़ें। इसमें हमें कंपेयर करना है। तो व्हेन यू बाय अ न्यू कंप्यूटर यू यूजली गेट सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड एट नो कॉस्ट। अक्सर जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल कराने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन यू बाय अ न्यू कंप्यूटर मतलब एक आर्टिकल लिखा है, यहाँ पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ लिखा है द, यहाँ लिखा है एन और यहाँ लिखा है एन। अब दो आंसर तो दोस्तों अपने आप ही गलत हो गए, क्योंकि न्यू है, न्यू वर्ड का जो उच्चारण है वो एन वर्ड से है, यहाँ एन तो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल में ए का ही यूज मांगता है, एन अपने आप गलत हो गया। हाँ, अब आ न्यू कंप्यूटर या द न्यू कंप्यूटर, द न्यू कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन न्यू कंप्यूटर के बारे में तो ये नहीं पता चल रहा कंप्यूटर कौन सा है। तो जब भी आप कोई एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी कंप्यूटर, कंप्यूटर की कंपनी या कंप्यूटर की क्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है जो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली द लगा दें। सिर्फ एक, कोई भी एक कंप्यूटर खरीदे, कैसा भी कंप्यूटर खरीद ले, नया होना चाहिए। उसने कहा आपको सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए दा लगाते तो किसी कंपनी का नाम बता सकते थे कि आप HP का कंप्यूटर खरीदते या कॉम्पैक्ट का खरीदते या लेनोवो का खरीदते, ऐसा बोल देंगे तब दा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर ये फर्स्ट सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक डिटर्मिनर पे सेंटेंस बेस्ड आ गया, देयर इज डैश सॉल्ट एंड पेपर इन दैट कंटेनर, मतलब उस कंटेनर में कुछ मात्रा में सॉल्ट और पेपर है, मतलब वो कह रहा है उसमें पॉजिटिव। और सॉल्ट और पेपर दोनों ही अनकाउंटेबल टर्म है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब लिटिल ही यूज हो सकता था, फ्यू का यूज वैसे भी नहीं होता। तीन में से एक आंसर थे, और थोड़ा सॉल्ट और पेपर तो है ही, इसलिए आंसर हो गया आ लिटिल, क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। दा लिटिल मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें, ऐसा भी नहीं। उसने कहा उस कंटेनर में थोड़े सॉल्ट और पेपर हैं, इसी वजह से आंसर सेकंड हो गया। द टीचर हैज केप्ट डैश बुक्स इन द सेल्फ, टीचर ने उन किताबों को सेल्फ में रखा, तो मतलब किताबें हैं,
बुक्स हैं, बुक्स गिने जा सकती हैं, इसलिए आंसर फ्यू पे बेस्ड है, लिटिल आंसर नहीं हो सकता। अब जो कुछ भी किताबें उसने रखी हैं तो टीचर हैज़ केप्ट, कुछ किताबें तो होंगी, हम ये तो नहीं मान सकते एक भी किताबें नहीं है या बहुत एक आध किताब है, ये तो पता नहीं है। और जो कुछ भी किताबें थी वही रखी हैं, ऐसा भी नहीं पता चल रहा है। उसने कहा टीचर ने कुछ किताबें रख दी हैं, अब कुछ दिखाने के लिए हमारे पास जो भी थोड़ी है उसकी किताबें वो उसने रखी, इसलिए आंसर होगा a few। She passed me dash sauce that was there in the jar। उसने कहा उसने मुझे वो सॉस दे दिया, जो भी उसके पास सॉस था जार में वो उसने मुझे दे दिया है। मतलब सॉस है, सबसे पहले सॉस जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो हम फ्यू तो लगा नहीं सकते। अब जो कुछ भी सॉस था वो उसने मुझे दे दिया है। जो कुछ भी लिटिल होता है नेगेटिव, आ लिटिल होता है थोड़ा, लेकिन उसने क्या कहा, जो कुछ भी सॉस उसके पास था वो उसने मुझे दे दिया, तो आंसर हो गया द लिटिल, क्योंकि द लिटिल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो कुछ भी है सब कुछ, या जो भी कुछ था वो सब कुछ। तो सॉस था अनकाउंटेबल और जो भी पास उसके पास सॉस था वो उसने उसे दे दिया, दैट इज द रीजन द लिटिल इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन के जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो आसान लगे होंगे, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, ईजी क्वेश्चन थे। एनालिसिस हम इसका एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए। इसमें आर्टिकल से 4 क्वेश्चन थे, कंडीशनल से 2 थे, नरेशन से 3 थे, वॉइस से 3 थे, डिटरमिनर से 3 थे और टेंस से 2 थे। तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल्स और डिटरमिनर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हमें यह ध्यान रखना है कि वॉइस और नरेशन इसके भी 3-3 क्वेश्चन के वेटेज थे। इसका मतलब यह है कि अगर आपका डिटरमिनर का चैप्टर प्लस आर्टिकल्स प्लस वॉइस प्लस नरेशन, मतलब ओवरऑल जो सेगमेंट किया गया उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमने आर्टिकल को दिया। दोस्तों इस पाई चार्ट पे प्रीपोजिशन नज़र नहीं आ रही है, पर प्रीपोजिशन के भी लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो इसका मतलब आपको टोटल ओवरऑल ग्रामर पर ध्यान देना था इस क्वेश्चन में। तो जिन स्टूडेंट्स की और दोस्तों की ग्रामर में सभी पोर्शंस पे कमांड अच्छी होगी, डेफिनेटली उनको अच्छे नंबर मिले होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। आई थिंक ये पूरा एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो प्लस जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो आपको अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक करें। दोस्तों आप तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जिफ़ी एजुकेशन के बारे में बताएं। आप अपने रिव्यूज़ भेजें, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप अपनी क्वेरीज़ भी भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं टाइमली उन्हें भी प्रूफ आपको समझाकर उसके आंसर समझा दूंगा। लेकिन आप मुझे ये भी बताएं साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे डालें कि आपको नए कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आपको नहीं बने हैं मैं आपको वो समझा दूंगा, और आप क्या कंटेंट आगे देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ और ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि अभी मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं लगभग 200 प्लस हो गए हैं और इस चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे लगभग 1 महीना हुआ है। सो आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद दोस्तों।